नमस्कार। आज एक नए विषय को लेके आपके सामने हाजिर हुई हूँ। नक्षत्र और नक्षत्रों के स्वामी, इसके अलावा नक्षत्रों के चरण या पद। तो सबसे पहले हम नक्षत्र के बारे में एक बार और बात कर लेते हैं। वैसे तो नक्षत्र सीरीज में मैं इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ कि न शक्तिति इति नक्षत्रम, मतलब जिसका क्षय नहीं होता, जो अचल तारा समूह है वही नक्षत्र कहलाता है। ठीक है। अब ये जो नक्षत्र होते हैं ये 27 होते हैं। किस तरीके से, इसे भी आज हम समझते हैं। यदि हम देखते हैं कि आकाश मंडल को यदि देख रहे हैं, उसको यदि 360 डिग्री का एक सर्कल मान लिया जाए, तो उस 360 डिग्री के सर्कल में सर्कल को यदि हम तीन बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाया हुआ है, तो हर भाग में 9 नक्षत्र आ जाते हैं। ठीक है। अब ये जो क्रांति वृत्त है जिसमें सूर्य अपना परिक्रमा करता है, अब सूर्य परिक्रमा करता है और पृथ्वी स्थिर होती है, ये हमारा मॉडर्न साइंस इस चीज को जस्ट अपोजिट मानता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हमको रिलेटिव मोशन का प्रिंसिपल ध्यान में रखते हुए पृथ्वी को चलायमान माना गया है और सूर्य को स्थिर बताया गया है, क्योंकि हम गणना पृथ्वी पर रहकर करते थे। ठीक है, वो एक अलग विषय हुआ। तो अब हम आ रहे हैं कि 360 डिग्री को यदि हम 27 से डिवाइड करते हैं, तो एक जो नक्षत्र की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 13 डिग्री 20 मिनट्स। ठीक है। और जो एक राशि है वो है 30 डिग्री की। तो हमारा ज्योतिष शास्त्र जो है वो 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 12 राशि, इन तीनों का ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के इसका फलादेश हम करते हैं। ठीक है। अब नक्षत्रों की जो गणना है आधुनिक समय में, हम अश्विनी से लेकर रेवती तक करते हैं। जैसे अश्विनी से हमने अश्लेषा तक फर्स्ट पार्ट में ले लिया, फिर मघा से ज्येष्ठा सेकंड पार्ट, और मूल से रेवती हो गया थर्ड। क्लियर। लेकिन जो हमारे संहिता ग्रंथ थे, जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, उस समय नक्षत्रों की गणना जो थी वो कृतिका नक्षत्र से की जाती थी। इसके अलावा ये जो नक्षत्र जो कि तारों का समूह है, उसमें एक जो तारा होती है, मीन्स ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ दैट कॉन्स्टिलेशन, उसे योग तारा कहा जाता है। क्लियर। इसके बाद क्या है कि जो नक्षत्र है इसमें तारों की संख्या भी अलग अलग होती है। जैसे हम शतभिषा नक्षत्र देखते हैं तो उसमें 100 तारे आएंगे, लेकिन अश्विनी नक्षत्र देखते हैं तो उसमें 3 तारे आते हैं। ठीक है। अब ये नक्षत्र की जो आकृति होती है वह भी अलग अलग होती है, मतलब उन तारों को जोड़ के एक आकृति जो बनी, जिसे हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने उसे समझा और उसे नाम दिया। उसके ऊपर नक्षत्रों की आकृति अलग अलग होती है। जैसे अश्विनी में यदि आप देखेंगे तो घोड़े की मुख की आकृति दिखाई देगी, तो रेवती में आपको मृदंग यंत्र की आकृति दिखाई देगी। ये नक्षत्र सीरीज में मैंने हर नक्षत्र के बारे में जब जानकारी दी थी तब इन सब का जिक्र किया था। इसके बाद इन नक्षत्रों के स्वामी भी होते हैं। अब इन स्वामियों को याद रखने के लिए जो क्रम है वह मैंने समझाने की कोशिश की है। देखिए, जो तैत्तिरीय संहिता थी उसमें नक्षत्रों का नामकरण किया गया था। नामकरण करने के लिए जो नामाक्षर यूज किए थे, मीन्स जो इनिशियल्स, वो डिफरेंट है। ठीक है। तो देखते हैं कि उन्हें किस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अब देखते हैं कि इन नक्षत्रों के क्रम को किस तरीके से ध्यान में रखा जाए, क्योंकि जनरली यह क्रम याद रखने में स्टूडेंट्स को परेशानी आती है। तो उसके लिए ये एक मैंने कोशिश की है। तो देखिए, यदि हम अश्विनी से स्टार्ट करते हैं, अश्लेषा तक जाते हैं, मतलब ये 9 नक्षत्र हो गए, तो आप यहाँ से गिनना शुरू करेंगे तो अश्विनी, भरणी, उसके बाद कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। ठीक है। आ गए 9 नक्षत्र। अब इनके स्वामी कैसे हो गए? अश्विनी का हो जाएगा केतु, भरणी का हो जाएगा शुक्र, फिर आ गया कृतिका, जो आ लिखा इसका मतलब आदित्य, आदित्य का ही अगला नाम होता है सूर्य। उसके बाद आ गया आपका रोहिणी, जिसका हो गया चंद्र। उसके बाद मृगशिरा, भव, भव का मतलब हो जाएगा भूमिपुत्र मंगल। फिर आ गया आद्रा, जिसका स्वामी है राहु। उसके बाद आ जाता है पुनर्वसु, जिसका स्वामी बनता है गुरु। गुरु को यहाँ पे जी इसलिए बोला गया है क्योंकि गुरु जी कारक होता है। इसके बाद आ गया पुष्य नक्षत्र, इसका स्वामी हो गया शनि। और अगला हो जाएगा आपका अश्लेषा, इसका स्वामी हो गया बुध। तो ये जो क्रम दिया हुआ है यही क्रम फिर अगले 9 नक्षत्रों के लिए
अप्लाई होगा, उसके बाद के अगले 9 नक्षत्रों के लिए अप्लाई होगा। तो अगली स्लाइड में मैंने आपको एक नक्षत्रों के स्वामी का टेबल दिया हुआ है, वहाँ पे को आप लगा के देख सकते हैं कि क्या यह काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि अभी हमने देखा था कि अश्विनी से लेकर हमने अश्लेषा तक देखा था कि केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। अब फिर अगला जो क्रम आ गया मूल से लेके रेवती तक, फिर से यही क्रम फिर से रिपीट होगा। और उसके बाद जो आखिरी के 3 नक्षत्र उसमें फिर से यही क्रम रिपीट होगा। तो इस तरीके से ये जो नक्षत्र स्वामी का जो ऑर्डर है वो आफ्टर 9 नक्षत्र रिपीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि ये जो नक्षत्र है जिसका फर्दर डिवीजन करने के बाद हम पद या चरण निकालते हैं, उनका क्या उपयोग होता है, उसके स्वामी कौन होते हैं और फलादेश में उसे किस तरीके से लागू कर सकते हैं। इसके बाद एक नक्षत्र और आता है, अभिजीत नक्षत्र कहलाता है। और यह नक्षत्र जो है यह उत्तराषाढ़ा और पूर्व श्रवण इन दोनों के बीच में आता है। मतलब आप मान लीजिए कि उत्तराषाढ़ा का लास्ट 1/4 पार्ट और श्रवण नक्षत्र का फर्स्ट 1/15 पार्ट, इन दोनों का के बीच में या इन दोनों को ऐड करके जो नक्षत्र की वैल्यू आएगी वो अभिजीत नक्षत्र की का मान हमें इसमें मिलेगा। यह नक्षत्र शुभ नक्षत्र होता है, इसके स्वामी भगवान विष्णु हैं। अब ये जो नक्षत्र पुंज है, तारों के समूह है, उन तारों के समूह में से कोई ना कोई ग्रह गुजरता है अपनी अपनी गति के अनुसार अपने परिक्रमा पथ से। ठीक है। अब इसमें हमें यह मालूम है कि जो चंद्रमा होता है ये फास्ट मूविंग प्लैनेट होने की वजह से 2.25 दिन में एक राशि को कवर कर लेता है। और जिस पूर्णिमा को चंद्रमा जिस तारापुंज से होकर गुजरता है उसी के ऊपर हमारे हिंदू संवत्सर के महीनों के नाम भी डिसाइड किए गए हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि। जब चित्रापुंज से होकर गुजरता है तो चैत्र मास कहलाता है, विशाखा नक्षत्र पर से परिभ्रमण करेगा तो बैसाख कहलाएगा। इसी तरीके से अन्य नामों का भी नामकरण किया गया है। और जो बाकी ग्रह होते हैं वह भी अपने परिक्रमा पथ जो उनका होता है इक्लिप्टिक जो ऑर्बिट है उसमें से होकर गुजरते हैं ये। तो ग्रह जिस नक्षत्र में से होकर गुजरता है, नक्षत्र क्षेत्र से होकर गुजरता है जन्म के समय में, वही उस ग्रह का नक्षत्र हो जाता है। और इसी तरीके से हमारी कुंडली में जन्म नक्षत्र बनता है, चंद्र नक्षत्र तैयार होता है। और जो चंद्र नक्षत्र होता है इसी के आधार पर हमारी जन्म की दशा भी तय होती है। मतलब चंद्रमा जिस नक्षत्र से होकर गुजर रहा है उस नक्षत्र स्वामी के ऊपर ही हमारी जन्म दशा डिसाइड की जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि नक्षत्रों के जो चरण हैं उनके स्वामियों का किस तरीके का रोल होता है फलादेश में और गणना करने में। अब हम देखते हैं कि नक्षत्र के चरण या पद किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो हमने जो एक नक्षत्र की वैल्यू है 13 डिग्री 20 मिनट्स, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो जो एक पार्ट तैयार हुआ वो 3 डिग्री 20 मिनट्स का हुआ। इसे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो वह कहलाया एक पद। ठीक है। अब इस प्रकार से हमारी जो 12 राशियां है उसमें कुल मिला के 108 पद बनेंगे, क्योंकि एक राशि जो है वो 2.25 नक्षत्र में मीन्स एक राशि 9 चरण में आ जाती है। तो इस प्रकार से 27 मल्टीप्लाइड बाय 9 तो 108 चरण जो होंगे वो 12 राशियों और 27 नक्षत्र के तैयार होंगे। क्लियर। अब जो हमारा चंद्र नक्षत्र होता है वो नक्षत्र किस पद में आ रहा है उस हिसाब से हमारा जन्म का जो नाम होता है वो निर्धारित किया जाता है। मान लीजिए कि तुला राशि में किसी का जन्म हुआ, मतलब चंद्र नक्षत्र की बात कर रही हूँ मैं, और प्रथम पद में जन्म हुआ है तो व्यक्ति का जो नाम रहेगा वो च अक्षर से स्टार्ट होगा। इसी प्रकार अश्विनी से करते हैं तो च से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से अलग अलग नामाक्षर जो है या चरणाक्षर हम इसे कह सकते हैं वह निश्चित होते हैं। अब ये जो नक्षत्र के चरण बताए गए हैं इनके स्वामी भी निश्चित होते हैं। अब इसको फलादेश में किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाना चाहिए, इसे हम आज समझने की नक्षत्र पद या चरण जो मैंने बताए हैं ये किन तत्वों को किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो प्रथम पद होता है जिस अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, धर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आपका ग्रह प्रथम पद में है तो वो व्यक्ति जो होगा वो काफी ऑनेस्ट होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, एनर्जी से भरपूर होगा और अपने
कर्म के साथ जुड़ा होगा, जिसे हम कर्मठ भी कह सकते हैं कि वो हमेशा निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। यदि ग्रह दूसरे पद में आ रहा है जो कि पृथ्वी तत्व को या अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो व्यक्ति की पैसा कमाने की जो इच्छा है वो बलवती होगी, काफी एम्बिशियस व्यक्ति हो सकता है, पोजीशन की उसकी इच्छा होगी कि वो लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करे, इस तरीके का ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट की तरफ उसका रुझान हो सकता है। अब अर्थ का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है, धन संपत्ति हो गया, भूमि हो गया, वाहन हो गए, ये सभी इसके अंदर आते हैं। अब जो तीसरा पद है तो वायु तत्वों को रिप्रेजेंट करता है, काम इसको कहा गया है। यहाँ पर भी इसी चीज को रिप्रेजेंट किया कि व्यक्ति की जो बुद्धिमत्ता होगी वो किस तरीके से होगी, व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल इससे निर्धारित होता है यदि ग्रह तीसरे पद में आता है। और व्यक्ति के डिजायर्स को भी यहाँ शो करता है, क्योंकि नेचुरली व्यक्ति कम्युनिकेशन के थ्रू अपने डिजायर्स को फुलफिल करने की कोशिश करता रहता है अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके। अब जो चौथा पद है जिसे जल तत्व रिप्रेजेंट जिसको जल तत्व से जिसको रिप्रेजेंट किया गया है, ये मोक्ष को भी दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये चीज हो गई कि व्यक्ति जो है दूसरों के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, उसके इमोशनल आईक्यू किस तरीके का है, अपनी भावनाओं पर उसको नियंत्रण रखने की क्षमता है या नहीं, लोगों के साथ किस तरीके से जुड़ता है, रिलेशनशिप में वो किस प्रकार से सक्सेसफुल है, ये सब चीजें जो है ये हम ग्रह के चौथे पद में आने के बाद निश्चित कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें ये जो नक्षत्रों के पद या चरण मैंने बताए हैं, तो इसमें क्या सभी ग्रहों के देखने की जरूरत है? तो एक बात यह भी देखी जाएगी कि जब नवांश कुंडली बनती है तो वह इन नक्षत्र पदों पर ही आधारित होती है, क्योंकि उसमें भी राशि के 9 भाग किए जाते हैं और जो एक भाग तैयार होता है वो एक पद की वैल्यू होती है, 3 डिग्री 20 मिनट्स का। इस प्रकार से नवांश कुंडली बनती है। तो यदि कोई ग्रह जो है यदि प्रथम पद में है तो आप देखेंगे कि नवांश कुंडली में वो 1 5 9 इस किसी राशि में मिलेगा। दूसरे पद में आने वाला ग्रह जो है आपको 2 6 10 राशि में मिलेगा, D9 में। तीसरे पद में आने वाला ग्रह जो होगा वो मिलेगा आपको 3 7 11 में। और चौथे पद में आने वाला ग्रह आपको मिलेगा 4 8 12 राशि में नवांश कुंडली में। अब नवांश कुंडली कैसे बनाई जाती है इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये जो नक्षत्र पद मैंने बताए हैं, तो इसमें अभी हम किन नक्षत्र पदों को ज्यादा महत्व दें। तो सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए कि हमारा लग्न का नक्षत्र क्या है, उसका पद क्या है, ठीक है। इसके बाद हमें देखना चाहिए कि हमारा चंद्र नक्षत्र क्या है, उसका पद क्या है नक्षत्र का। और लग्नेश की स्थिति देखनी चाहिए कि लग्नेश किस नक्षत्र में किस चरण में विद्यमान है। और ये तीनों चीजें देखने के बाद मतलब नक्षत्र, उसके बाद उनके चरण का स्वामी, इनकी स्थिति कुंडली में जिस प्रकार से होगी उस प्रकार से हम व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं। अब नेचुरली जो लग्नेश है वो जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव से जुड़े हुए ही रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। चंद्र जहाँ बैठा हुआ है उससे जुड़े हुए रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। इसके बाद एक चीज जो हमें और देखनी चाहिए कि जो करंट में हमारी दशा चल रही है वो दशा का जो लॉर्ड है वो किस नक्षत्र में और किस नक्षत्र के किस चरण में बैठा हुआ है, तो उसके स्वामी की स्थिति उस नक्षत्र से सॉरी उस दशा से मिलने वाले रिजल्ट्स को चेंज करेगी, अफेक्ट करेगी। तो इसे समझते हैं उदाहरण कुंडली। ये उदाहरण कुंडली हमारे सामने है, कन्या लग्न की कुंडली है। लग्नेश की स्थिति हम देखते हैं तो लग्नेश जो है वह 7th हाउस में बैठा हुआ है। और लग्नेश नीच का है, लेकिन यहाँ पे शुक्र उच्च का बैठा होने की वजह से उसका नीच भंग भी हो गया, सूर्य और केतु के साथ बैठा हुआ है। अन्य ग्रहों की स्थिति देखिए तो आपको दिखेगा कि गुरु जो है वह 10th हाउस में बैठा हुआ है मिथुन राशि के अंदर। चंद्र शनि युति बन रही है 12th हाउस में। मंगल नीच का होकर बैठा हुआ है 11th हाउस में। और लग्न में राहु बैठा हुआ है, राहु केतु एक्सिस में 1st और 7th हाउस आ रहे हैं। तो अब इस व्यक्ति की यदि हम बात की जाए और इसके जो नक्षत्र है लग्न के, लग्नेश के और चंद्र नक्षत्र, इनके चरणों के स्वामी क्या क्या है वह देखने के बाद हम ये निश्चित कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो स्वभाव होगा वो किस तरीके से होगा। तो आइए देखते हैं।
आइए अब देखते हैं इसमें हम कि लग्न की, लग्नेश की और चंद्र नक्षत्र की क्या स्थिति है। तो लग्न देखिए कन्या राशि का है, चित्रा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में पड़ा और प्रथम पद में पड़ा है, तो प्रथम पद का स्वामी चित्रा का सूर्य होता है। इसके बाद हम बुध की बात करेंगे, तो बुध रेवती नक्षत्र के फोर्थ पद में पड़ रहा है। रेवती जो है इसका फोर्थ पद का जो स्वामी बनेगा वो बनेगा गुरु। तो लग्नेश जो है वो गुरु के पद में हुआ। इसके बाद अगली बात करेंगे चंद्र की। तो चंद्र जो है वो सिंह राशि का 25 डिग्री का पूर्वा फाल्गुनी के फोर्थ पद में पड़ा। तो पूर्वा फाल्गुनी जो कि उसका जो स्वामी होता है वो शुक्र हो गया, तो शुक्र का जो फोर्थ पद का स्वामी होता है वो बनता है मंगल। तो चंद्र जो है वो मंगल के पद में हुआ। फिर से मैं एक बार दोहरा देती हूँ कि जो लग्न बना मंगल के नक्षत्र में, और मंगल के नक्षत्र में जो प्रथम पद में आया, प्रथम पद के बारे में बताया मैंने कि अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ होता है, धर्म से जुड़ा हुआ होता है। तो जो इसका स्वामी बना पहले पद का वो है सूर्य। तो व्यक्ति में जो होगा, व्यक्ति काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, एक चीज एनर्जी उसमें भरपूर होगी। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि वह जो होगा थोड़ा जिद्दी होगा, जिस काम को हाथ मिलेगा उसे पूरा करने की उसमें हमेशा ही इच्छा रहेगी, छोड़ेगा नहीं। अब चंद्र की बात की जाए तो चंद्र और लग्नेश ये दोनों जो हैं ये फोर्थ पद में पढ़ रहे हैं, और जैसे कि मैंने बताया था कि जो चौथा पद होता है वह जो होता है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो यह व्यक्ति जो होगा वो काफी इमोशनल होगा, भावनाओं के साथ जुड़ा होगा हमेशा ही, और लोगों के साथ इसका जो इंटरेक्शन होगा वो इमोशनल बेस के ऊपर ज्यादा रहेगा। अब हम देखते हैं फिर से इनकी जन्म कुंडली में कि ये जो है लग्नेश या फिर चंद्र जो है इनकी पोजीशन किस तरीके से है, क्या कुंडली में वो पीड़ित हो रहे हैं। आइए देखते हैं कुंडली में क्या स्थिति है। तो यदि हम लग्न की बात करते हैं तो लग्न में राहु बैठा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है, अच्छी बात है। लेकिन राहु लग्न को पीड़ित कर रहा है। लग्नेश की स्थिति देखते हैं तो लग्नेश जो बुध है ये शुक्र सूर्य और केतु के साथ है, और भाव चलित में सूर्य जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो लग्नेश है वो केतु से पीड़ित है, क्योंकि शुक्र तो उसका मित्र है और यहाँ पे नीच भंग भी हो रहा है। इसके बाद चंद्र की स्थिति देखेंगे तो चंद्र जो है एक तो 12th हाउस में पड़ा है। चंद्र जो है वो पूर्णिमा के आसपास का है। उसके बाद यदि हम देखते हैं तो चंद्र जो है वो शनि के साथ है। भाव चलित में हो सकता है कि शनि के डिग्री वाइज कम होने की वजह से वो 11th हाउस में पहुंच जाएगा, तो चंद्र उतना पीड़ित नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो व्यक्ति है ये मानसिक तौर पर काफी इमोशनल होगा, ठीक है, लोगों के साथ ये बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएगा, और किसी के द्वारा ये बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाएगा। यदि मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनके अंदर डिप्रेशन की भावना बहुत ज्यादा होगी, अकेलापन इन्हें बिल्कुल सहन नहीं होगा, अकेला यह व्यक्ति नहीं रह सकता है, तो अब उसमें वह मानसिक तौर पे कमजोर रहेगा, ये आप इसमें कह सकते हैं। इसके बाद लग्नेश की स्थिति को यदि हम देखते हैं तो लग्नेश जो है नीच भंग की वजह से वैसे मजबूत स्थिति में है, क्योंकि केंद्र में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी राहु केतु एक्सिस में लग्न और लग्नेश का आना उतना अच्छा संकेत नहीं देता है। तो इस तरीके से हम सभी ग्रहों के नक्षत्र और उनके चरण स्वामी को देख सकते हैं। इसके बाद एक चीज और देखने में आती है कि जब दशा चलती है तो उस समय हमें ये देखना पड़ता है कि नक्षत्र का जो स्वामी है क्या वो लग्नेश का शत्रु है, नक्षत्र चरण का स्वामी क्या लग्नेश का शत्रु है या मित्र है, उस हिसाब से दशा जाएगी। जैसे अब यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो बुध जो है ये चित्रा नक्षत्र में पड़ा, और उसके बाद ये पड़ा था पहले पद में, तो वहाँ पे जो बुध है, सॉरी पहले पद में नहीं पड़ा है लग्नेश, फोर्थ पद में पड़ा है। तो फोर्थ पद में पढ़ने की वजह से उसका जो चरण स्वामी बना था गुरु, तो गुरु बुध और मंगल ये तीन चीजों को आपस में देखना पड़ेगा। तो बुध जो लग्नेश बन रहा है वह ना गुरु का मित्र है और ना ही मंगल का मित्र है। तो बुध में मंगल की दशा या बुध में गुरु की दशा अंतर्दशा व्यक्ति को परेशानी दे सकती है। तो इस प्रकार से भी हम फलादेश करते समय भी ये जो पद है इनका उपयोग करते हैं, और इसकी इसी यही चीज को हम नवांश कुंडली में जाकर चेक करते हैं कि जो ग्रह यहाँ पे हमको दिख रहा है लग्नेश हुआ या
किसी भी हाउस का लॉर्ड, जैसे आपने सेकंड हाउस के बारे में देखना है तो सेकंड हाउस का लॉर्ड बना शुक्र, तो शुक्र देख लीजिए कि किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, नक्षत्र के किस पद में बैठा हुआ है, उस पद का स्वामी कहाँ है, ये चीज आपने देख ली। अब ये जो मिले हमको नक्षत्र स्वामी या चरण के स्वामी, क्या वो लग्नेश के मित्र हैं, शत्रु है, अधिमित्र है, अधिशत्रु है, इन्हें आप चेक कर लीजिए। या नवांश कुंडली में जाके देख लीजिए कि सेकंड हाउस का लॉर्ड नवांश में कहाँ पड़ा है, केंद्र त्रिकोण में है, 6 8 12 में गया हुआ है, पीड़ित है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और उसके पहले आप सबसे पहले तो आप D1 में चेक कर लीजिए सब चीजों को जो भी देखते हैं, क्योंकि D1 जो है वो आपको एक क्या कहना चाहिए, कुंडली का 90% रिजल्ट तो D1 से ही मिल जाता है। फिर जो थोड़ा आपको डाउट्स रह जाते हैं कि जो चीज हमें यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रही है, उसके लिए हम D9 चार्ट पे फोकस करें। तो इस तरीके से हम इस नक्षत्र का और नक्षत्र चरण स्वामी का उपयोग फलादेश में करते हैं। तो इसी प्रकार से आप इसको अलग अलग उदाहरण कुंडलियों में लगा के देख सकते हैं कि क्या लग्न, लग्नेश या चंद्रमा, इनका जो चरण स्वामी है, यदि तीनों एक ही पद में आ रहे हैं, मतलब लग्न भी प्रथम पद में है, लग्नेश भी प्रथम पद में बैठ गया और चंद्र भी जो है वो प्रथम पद में बैठा है, तो व्यक्ति का फोकस फर्स्ट पद से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, जो मैंने आपको बताई है कि अग्नि हुआ, वायु हुआ, जल हुआ और पृथ्वी हुआ, इन तत्वों से जुड़े हुए डायरेक्शन में व्यक्ति का रुझान हमेशा ज्यादा होगा, या उसी डायरेक्शन में व्यक्ति अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम इनका उपयोग फलादेश में कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो नक्षत्र है, उनकी जो चरण स्वामी होते हैं, उनके अनुसार भी फल बताए गए हैं कि जैसे मकर लग्न के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रथम पद में यदि किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो धनिष्ठा के प्रथम पद का स्वामी बनता है सूर्य, तो व्यक्ति जो होगा काफी लॉन्ग लाइफ होगा, मीन्स उसकी लॉन्गेटिविटी काफी अच्छी होगी। इसके बाद वो म्यूजिक लवर रह सकता है, उसके लग्जरियस लाइफ उसे बहुत पसंद होगी। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट में यदि सेकंड पद में सॉरी जन्म होता है तो व्यक्ति स्कॉलर होगा, क्योंकि उसका जो स्वामी बनता है वो बनता है बुध। तो ऐसे जो चरण स्वामी हैं, इनके ऊपर भी आप फलादेश के लिए इनका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो चरण स्वामी बताए गए हैं लग्न के, लग्नेश के, चंद्रमा की, तो ये तीनों की स्थिति कुंडली में कैसी है, इसे पहले आप जरूर चेक करिए। इसके अलावा जो दशानाथ चल रहा है, दशानाथ अंतर दशानाथ, मान लीजिए कि दोनों जो है वो एक ही पद है उनके नक्षत्र का, तो व्यक्ति का जो इंटरेस्ट रहेगा उस डायरेक्शन में ज्यादा होगा, और वह इंटरेस्ट होने के बाद भी उसको फुलफिलमेंट उस इंटरेस्ट का या उसकी इच्छाओं का होगा या नहीं, ये डिपेंड करता है कि वो जो चरण स्वामी है उनकी स्थिति कुंडली में किस तरीके से है। और दूसरी बात यह है कि दशानाथ अंतर दशानाथ, जो कि हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है, कि उनकी स्थिति पहले आप कुंडली में चेक कर लीजिए, क्या वो आपस में मित्र है, लग्नेश के मित्र है या नहीं, और एक दूसरे से 6 8 तो नहीं बैठे हुए हैं, 2 12 तो नहीं बैठे हुए, ये सब भी हमें चेक करने की जरूरत होती है। तो दशा अंतर्दशा फलित जब हम सीखेंगे तब उस बारे में विस्तार में इसकी चर्चा करेंगे। अभी ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि जो नक्षत्र सीरीज में सब नक्षत्रों के बारे में आपको जानकारी दी थी, तो उसमें नक्षत्रों के चरण या पद, ये भी एक कॉमन टॉपिक हमारे सामने हमेशा आता है, और ये कंफ्यूजन बनी रहती है कि ये जो चरण है इनका करना क्या है, क्या इसका उपयोग है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह अभी समझ में आ गया होगा, कुछ कंसेप्ट्स निश्चित रूप से आपके क्लियर हुए होंगे, तो इन्हें आप उदाहरण कुंडलियों पे लगा के देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगले आने वाले वीडियो तक आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।